सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लैट एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश। जब आपने शुरू किया तो इंग्लिश सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही और कैसे लॉ प्रेप के मटेरियल ने, टीचर्स ने क्या रोल प्ले किया आपकी इंग्लिश को बिल्डअप करने में? क्या ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसके कारण ये चीज़ चलती रही, मतलब मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ते रहे? ऐसे वो एक 90 वाला बेंचमार्क था कि अगर 90 मार्क्स आते तो उनको से पार्टी देंगे। हाँ, हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद क्लैट टॉपर्स। अगर आपको लगता है दैट आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, दैट आई कैन नॉट क्लियर क्लैट बिकॉज माई इंग्लिश इज़ वीक, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हर छोटे शहर वाले स्टूडेंट के लिए क्लैट नहीं बना है, तो इन सब मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए आज हमारे साथ हैं कविश, who is going to NLS Bangalore and who has cleared all the odds जो हमने बात की to clear this examination with flying colors. Hello कविश। हेलो सर। कैसे हो आप? बढ़िया से एकदम। हाँ, कैसा लग रहा है NLS जाने की बात सुन के ही? काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो सपना लिया था वो अचीव हो गया है, वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और मोटिवेटिंग भी है आगे के लिए भी। तो हम बात करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि एक स्मॉल टाउन से जब आप आते हो, एक छोटे शहर से आते हो एंड यू डू नॉट हैव दैट मच इंग्लिश बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि यार पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम विच टेस्ट्स योर कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, दिस एग्ज़ाम विच टेस्ट्स योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो उस केस में आपने जब क्लैट को चूज़ किया तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी? यस, ये इंग्लिश का मेरे दिमाग में था कि इंग्लिश एक हर्डल रहेगी, पर उसको मैंने सोचा कि इसको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें लॉ प्रेप में जब आया था तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में फील होता था कि सब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ऊपर आगे थे, मेरा थोड़ा कम था, पर मेरे को ऐसा था कि कोप हो जाएगा। लॉ प्रेप में काफ़ी हेल्प की थी इसके अंदर, जैसे छोड़ना मैम और ने। हाँ, तो डिस्पाइट नोइंग कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, लॉ एज अ करियर चूज करना और फिर क्लैट एग्जामिनेशन देना, तो ये जो हिम्मत आई, ये जो डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन था कहना चाहूँगा, तो ये क्यों डिसीजन लिया? सबसे पहले तो लॉ चूज करने का, उसके बाद क्लैट देने का। एज मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उनके किसी कलीग ने उनको रेफ़र किया कि क्लैट एक अच्छा फील्ड है। लाइक पापा जब जोधपुर से बीकानेर आ रहे थे तो उन्होंने एनएलयू जोधपुर का कैंपस स्पॉट किया, फिर उनको क्लैट के बारे में, लॉ के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा फील्ड है। फिर उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया तो मैंने कहा कि हाँ अच्छा फील्ड है और इसी में मतलब मेरे सूट करता है, मेरे को लगा इसमें। तो उसके बाद कब फाइनली डिसाइड हुआ, कौन सी ऐसी टाइम था या स्टेज पे ये डिसाइड हुआ कि हाँ अब मुझे क्लैट करना है? नवंबर लास्ट में एक बैच स्टार्ट था ऑनलाइन, तब हमने डिसीजन लिया कि हाँ कर लेना चाहिए। नवंबर 2022 में डिसाइड हुआ, तो मैंने ऑनलाइन बैच में एनरोल किया। एज मैं बीकानेर में था तो मैंने कहा कि ऑनलाइन बेस्ट रहेगा, और मेरा इनिशियली प्लान था कि मार्च के बाद जोधपुर जाना है ऑफलाइन के लिए, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा था कि सेल्फ कंट्रोल होता है, वो ऑनलाइन प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छी होता है, जो मुझ में नहीं था। तो उसमें मैंने कहा कि ऑफलाइन ज़्यादा सही रहेगा, उसमें टीचर्स की गाइडेंस रहती है, एक चेक रहता है टीचर्स का, और गाइडेंस भी मिली इसलिए। तो आपने मार्च में फिर तुमने यहाँ ज्वाइन किया है ना? तो जब यहाँ पे आए, फर्स्ट याद करते हैं, फर्स्ट क्लास जो आपकी थी, वो फर्स्ट क्लास में एक्सपीरियंस कैसा था? जब मैं फर्स्ट डे आया तो वो सेकंड डे था, क्योंकि न्यू बैच को स्टार्ट हुए सेकंड डे हो गया था। तब आपकी क्लास थी, तब मैं आया था क्लास में, फिर आपने आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर आपने कहा वो आर्टिकल रीड करके और उसको समरी लिखनी थी। वो ऐसे होमवर्क था, बट आपने स्टूडेंट को टाइम दिया हुआ था, क्या अभी करके बताओ। तो एक चैलेंजिंग था, क्योंकि ऑनलाइन प्रिपरेशन की रीडिंग मैंने एज सच आर्टिकल नहीं पढ़ा था, और फिर मैंने वो आर्टिकल फाइंड किया। वो क्लैट के मैसेज से मॉक से थोड़ा रिलेटेड था, और वो एक ऐसा था कि हाँ, फिर आपने उससे क्वेश्चन दिए थे घर पे करने के लिए, तो वो मैंने किए थे, वो काफ़ी ईजी हो गया। फिर इवेंचुअली वो मैं काफ़ी सारे आर्टिकल सॉल्व किए थे, तब लीगल लैंग्वेज से भी थोड़ा फेमिलियरिटी हो गई थी। हाँ, तो बात करते हैं अब कुछ आपकी ना, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लैट एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश, है ना, आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। तो पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। जब आपने शुरू किया तो इंग्लिश सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही और कैसे लॉ प्रेप के मटेरियल ने, टीचर्स ने क्या रोल प्ले किया आपकी इंग्लिश को बिल्डअप करने में? एज इंग्लिश में मैं इतना अच्छा नहीं था, मतलब अभी भी इतना नहीं हूँ, तो इंग्लिश वो एक हर्डल था। लाइक उसके लिए मैंने सोचा भी था कि काफ़ी करेगा,
लास्ट में जब मैं आया था यहाँ पे लॉ पे, फिर इवेंचुअली मतलब फर्स्ट क्लास सोनिया मैम की थी। जब फर्स्ट सोनिया मैम क्लास थी तो मैम ने हमें पूरा बताया था प्लान कि हमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे मॉड्यूल सॉल्व करनी है। फिर मैम ने एक मटेरियल दिया था पढ़ने के लिए, वो घर से पढ़ के आना था। फिर मैं अगले दिन पढ़ के आया, फिर मैम ने क्वेश्चन पुटअप किए तो वो हुए नहीं थे। सबसे लोएस्ट स्कोर मेरा था, क्योंकि मेरे को बताया था कि उसको कैसे रीड करना है, क्लैट के हिसाब से पैसे को कैसे रीड करते हैं इंग्लिश के अंदर। जब सेकेंड टाइम मैम ने रीडिंग दी थर्ड डे के लिए, तब मैंने वो रीड की एकदम अच्छे से, उस ओरिएंटेड रीड की। मेरे को टाइम कंज्यूम हुआ वो, बट नेक्स्ट डे फिर मैं सबसे अच्छा स्कोर किया था और उस टाइम मैम ने एकदम मेरे को मोटिवेट भी किया था। फिर एक्चुअली आ गया था जैसे मैंने इंग्लिश की मॉड्यूल्स कंप्लीट की थी LPT की। मैंने मैम को बताया कि सोनिया मैम मेरी मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गई है, तो मैम ने फिर 2 क्वेश्चन पुटअप किए जो कि मुझसे नहीं हो पाया आंसर। फिर मैंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। फिर उस टाइम मेरे को डिमोटिवेट हुआ काफ़ी, मेरे को ऐसा था क्लैट होगा नहीं होगा, इंग्लिश में मेरी इतनी कमज़ोर है और 3 सब्जेक्ट में इंग्लिश आती है। उस बाद फिर मैंने थोड़ा मोटिवेट हुआ, सोनिया मैम से बात भी की, अनुभव मैम से बात की और बाकी सारे टीचर से बात की इंग्लिश के लिए। और फिर मेरे को ऐसे पैसे 100 रुपये प्रैक्टिस की, मॉक्स दिए, तब ऐसे मुझे लगा हाँ इंग्लिश हो जाएगा, अनडूएबल नहीं हो जाएगा। हाँ, तो जब आपने मॉक्स दिए है ना, तो मॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? मतलब मॉक सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मॉक सॉल्व कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो हम बार बार ये समझाते भी है स्टूडेंट्स को, मॉक एनालिसिस और मॉक डायरी का क्या रोल रहता है, वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को। अब मॉक देना सिर्फ प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे मॉक एनालिसिस इज द मेन जो की है। अपन मुझसे मॉक दे देंगे उससे कोई मतलब नहीं, अपनी गलती को एनालिसिस करके उसका उस पर वर्क करना, वो मेन टारगेट है। इवेंचुअली स्टार्टिंग में मॉक का स्कोर कम होता है, आगे जाते तो वो अपने आप बढ़ जाता है। और आपका कितना था मॉक स्कोर? मेरा फर्स्ट मॉक स्कोर 12.5 था और फिर इवेंचुअली जाते जाते मेरा जब ऑनलाइन था तो 60 तक पहुंचा और मैंने जब फर्स्ट ऑफलाइन मॉक दिया तो उसमें मेरा स्कोर 35 था। वो भी डिमोटिवेट था, पर मेरे को ऐसा था कि हाँ फर्स्ट मॉक ऑफलाइन दिया तो उसके अंदर आ जाएगा आगे। फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर काफ़ी नीचे, फिर काफ़ी ऊपर। इवेंचुअली मतलब लास्ट तक मेरा स्कोर 70-80 में पहुंच रहा था और फिर लास्ट क्लैट में मेरा स्कोर 95 था। हाँ, तो जो क्लैट में 95 स्कोर आया 12 से लेके, शुरुआत में मॉक 12 से हम बात करें, 12 मार्क्स से लेके 95 का स्कोर क्लैट का, तो क्या ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसके कारण ये चीज़ चलती रही? मतलब मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे? ऐसे वो एक 90 वाला बेंचमार्क था कि अगर 90 मार्क्स आते तो मुकुल से पार्टी देंगे। हाँ, तो वो एक काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मुकुल से पार्टी लेनी है अब हर बार ऐसा रहता है कि अब से पार्टी लेंगे। हाँ, इसलिए तो मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जैसे इंक्लूडिंग कविश और इसका जो पूरा ग्रुप था, जय, कविश, सौम्य, ये लोग क्या करते थे, सर 90 मार्क्स नहीं सर इसको कम कर दो ना, है ना। Yes. तो वो हमारी चीज़ होती थी कि सर इसको कम कर दो ना, फिर पार्टी तो लेनी है सर। कोई मैं ऐसा था 80-85 तो स्कोर करना फिर भी आसान है, पर 90 तक पहुंचना, वो 90 का बेंच में क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। LPT के मॉक्स में 90 का बेंचमार्क क्रॉस करना इज, आई अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट है। तो उसको क्रॉस करने के लिए सभी सब्जेक्ट में यू हैव टू बी वेरी गुड। तो इंग्लिश में जैसा आपने बताया कि मैं बार बार रीडिंग और सोनिया मैम से कंसल्टेशन कर करके मैं इंग्लिश इम्प्रूव की मेरी, है ना। तो लीगल की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? क्योंकि लीगल जनरली इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बट जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए लीगल भी प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो लीगल की क्या स्ट्रैटेजी रही? स्टार्टिंग में लीगल में जैसे मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, फिर इवेंचुअली क्लासेस ली, थोड़ी और नॉलेज आई, बट फिर आगे की प्रॉब्लम ये हो गई थी, कंसेप्ट मिक्स हो रहे थे। होमिसाइड में किसी और कंसेप्ट लग रहा था, अलग अलग कंसेप्ट मिक्स हो रहे थे, तो फिर मॉक का स्कोर ऊपर नीचे जा रहा था लीगल की वजह से। फिर इवेंचुअली लास्ट तक जाते जाते जैसे जो टास्क टेबल थी आपके द्वारा कही गई थी, उसके अंदर जैसे 9 से 6 तक थी, तो उसके अंदर आप डाउट लेते थे बच्चों के। तो उस टाइम मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डाउट्स लिए थे, उससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी, उससे मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए थे डाउट से, और वो एंड तक हेल्प, उससे मेरा स्कोर बूस्ट हो गया था, 80s तक पहुंच गया था। हाँ, तो ये एडवाइस ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, दैट वेन एवर यू गिव मॉक उसके डाउट्स क्लियर करवाओ। आप डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तो मॉक देने का फ़ायदा नहीं है। मॉक देने का फ़ायदा तभी है जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करो, एज कविश सेड, और उसके डाउट्स आप सारे क्लियर करवाओ, है ना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो बहुत स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है एक सब्जेक्ट में, और आप गेस कर सकते हो सब्जेक्ट का नाम, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग की जो एक पजल है, क्रिटिकल रीजनिंग, वो कैसे सॉल्व किया? असल स्टार्टिंग वाले मॉक मेरे को भी याद है, 3.25 में एक बेंच मार्क था, हर मॉक में 3.25 ही आ रहे थे।
अजम्पशन क्या था मेरे को नहीं पता था, कंक्लूजन क्या था ये भी नहीं पता था, इन्फ्रेंस भी नहीं पता था, इंग्लिश में कमजोर थे, इन सब वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता था। तो इवेंचुअली जब मेरा ऑनलाइन भी समझ नहीं आया था मेरे को ऐसा, सभी क्लासें हेल्पफुल थी, बस थोड़ा बहुत स्कोर आया था। फिर जब मैं ऑफलाइन आया, अनुपम की क्लासें ली तो वो काफ़ी हेल्पफुल थी। लाइक CRE में अनुपम की शीट्स इनफ, जितनी भी शीट्स है 10-12 वो इनफ है। और उसके बाद फिर जैसे एंडिंग में एक CR मैराथन थी 6 आवर्स की, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे क्लैट के लिए। और फिर एंडिंग में जो सेशन थे मेगा मैम के डाउट्स के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मेरे लिए, कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए, कैसे नेगेशन करते हैं ऑप्शंस का, इन सब के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहो CR से रिलेटेड, तो वो क्या एडवाइस होगी? और डाउट्स अच्छे सॉल्व करो और मॉक के स्कोर पे ध्यान मत दो। ओके, तो मॉक के स्कोर पे ज़्यादा ध्यान देके और डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, है ना? ओके, नाउ वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, GK। तो GK में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार मैं GK पढूं, खूब पढूं, है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज से पढूं। तो आपके क्या क्या रिसोर्सेज थे GK के, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही GK को लेके? इवेंचुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो लाइक मिड फरवरी एंड से मिड मार्च तक मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट के भी रिसोर्सेज फॉलो किए थे, बट इवेंचुअली मेरे को फील हुआ कि सब सेम ही है। किसी में थोड़ा ज़्यादा बता रखा है, किसी में थोड़ा कम बता रखा है। और जो क्लैट एक्सप्रेस थी वो एकदम मिड में थी, ना ज़्यादा ना कम, क्लैट ओरिएंटेड था। तो मैंने ये फिक्स किया था क्लैट एक्सप्रेस तो रिवीजन करना ही है। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर से थोड़े से नोट्स थे वो थोड़े बड़े जरूरी आई थिंक। अच्छा, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने ज़रूरी हैं कुछ चीज़ों के। लाइक वो क्लियर एक्सेस में होते हैं, बट थोड़ा सा रिवीजन अपना चलता है तो वो अपने खुद का होता है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए होता है। ओके कि हाँ अपन ने ये टॉपिक कर लिया अच्छे से। फिर अगर आपको मॉक में वो टॉपिक नहीं आ रहा तो क्या वो कॉन्फिडेंस होता है, तो आप नेगेट करके भी आप मार्क्स सही कर सकते हो आंसर। तो क्या ऐसा मॉक में हुआ कि GK में मार्क्स नहीं आ रहे? हाँ जी, कई बार होता था कि मॉक में GK मार्क्स आ ही नहीं रहते थे, तो फिर आप सारे आप बोलते रिवीजन करो। फिर जैसे रिवीजन स्टार्ट करते थे तो मार्क्स बढ़ जाते थे, मार्क्स बढ़ जाते, फिर रिवीजन कम करते मार्क्स कम हो जाते थे। हाँ, ये चलता। तो मतलब द की इज रिवीजन, बार बार रिवाइज करते रहो तो यू विल गेट थ्रू। GK का यही एक चाबी है ना? अब आते हैं लास्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स कतराते हैं, डरते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, छूट जाता है या छोड़ देते हैं, वो है QT। ऑल्दो उसका वेटेज बहुत कम है, बट उससे आपकी रैंक बहुत ऊपर चली जाती है। तो QT में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? एज QT तो एज मैथ मेरे को पसंद है 10th से ही, तो QT मैंने थोड़ा इजी वे में लिया था। जैसे पहले क्लैट 150 मार्क्स क्वेश्चन का होता था, फिर 120 हो गया, तो पता लगा कि QT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। फिर ऐसा था कि QT को सीरियसली लेना है। फिर इवेंचुअली सॉल्व हुई। जो रितेश की क्लासेस में होता था कि सर क्वेश्चन देते थे, फिर ना कौन सबसे पहले सॉल्व करेगा, तो एक फनी पार्ट था कि ना कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन, बिल्कुल चैलेंजिंग होता है कि पहले आंसर मैं दूंगा। ये सबके साथ होता है कि आप जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टीचर पूछ रहा है, तो मैं पहले आंसर दूँ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। उसके बाद जो LPT का मटेरियल QT के लिए काफ़ी है, जो सभी शीट्स है वो भी उन काफ़ी है, उससे आगे आता ही नहीं क्लैट में। तो क्लैट ऑल ओवर, जो क्लैट एग्जाम का आपका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, और जो यहाँ पे पढ़ने का एक्सपीरियंस आपका रहा है, उस एक्सपीरियंस, उस जर्नी के दौरान देयर मस्ट हैव बीन सम इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, देयर मस्ट हैव बीन सम चैलेंजिंग मोमेंट्स, कि कुछ ऐसा आया कि यार बहुत ऐसा लगा कि यार अब तो बहुत मुश्किल हो गया है क्लैट एग्जाम क्लियर करना। तो वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू थॉट कि यार अब आई शुड गिव अप, और कैसे वहाँ से वापस घूम के और प्रिपरेशन पे वापस आए? ऐसा जैसे टीचर डे सेलिब्रेशन था LPT के अंदर, हाँ, तब हम सब ने सेलिब्रेट किया था। फिर हम सब फ्रेंड्स में प्लान बनाया था कि हम जाते हैं कहीं यूनिबक्स एंड ऑल, तो हम वहाँ पे जा रहे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओके। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा था कि अब एक्सीडेंट हो गया था, घर वालों को बताया। अरे कौन सा मंथ? सितंबर 5 टीचर्स डे। तो उसके बाद ऐसा था कि होगा नहीं होगा, क्योंकि वो लग गई थी 3-4 दिन का गैप आ गया था। फिर 3-4 दिन प्रैक्टिस छूट गई, एंड फिर उसके बाद क्लासेस ली। इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू 3 वीक्स एटलीस्ट, वो वेस्ट होते ही हैं फिर। यस सर। पर उसके बाद फिर ना मेरे को टीचर से बात की थी और फिर डाउट क्लासेस ली थी, मॉक थे, तब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हो जाएगा। ओके, सो कॉन्फिडेंस अगर आपको लेके आना है इन टुवर्ड्स द एंड, ये सब स्टूडेंट्स के साथ होता है। एक बार एक ऐसा मोमेंट आता है जब आप बिल्कुल डिप कर जाती है आपकी प्रिपरेशन, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन अगर डिप हो गई, प्रिपरेशन में डिप आ गया है या आपकी मोटिवेशन में डिप आ गया है, तो
क्या 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को करना चाहिए? सबसे पहले पास 5 मॉक का एनालिसिस करो। ये मेरे को अनुभव मैम ने बताया था कि पास 5 मॉक्स या पास 10 मॉक्स उनको अच्छे से एनालिसिस करोगे, आपको पैटर्न मिलेगा कि आपकी ये मिस्टेक रिपीट्स हो रही है, उन पे वर्क करो। और उसके बाद जैसे टीचर्स से बात करो, टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, आप कभी भी कॉल करोगे या आओगे तो आपको अवेलेबल मिलते। मैंने तो सर को जब भी कॉल किया सर अवेलेबल थे। अनुभव मैम से इवन कोई भी डाउट किसी भी टाइम जाओ वो मैम लेते थे। टीचर्स से बात करो एंड थर्ड एक मॉक अटेम्प्ट करो। ऐसे नहीं हो स्कोर कम आए तो आप दो ही मत मॉक, या फिर घर पे मार्क जाते हैं, वो भी डर था हमारे टाइम में कि घर पे मारे तो मॉक अटेम्प्ट ही मत करो, या फिर गलत नंबर बता थे बच्चे हुए बार में, वो सब करने के लिए मॉक अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो। हाँ चलो, तो दिस वाज योर जर्नी, ठीक है। ये आपकी जर्नी का एक अलग पर्सपेक्टिव था आपका, क्योंकि आपकी बहुत सारे चैलेंजेस आपके थे। नाउ यू आर गोइंग टू NLS बैंगलोर विच इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरी क्लैट एस्पिरेंट कि यार NLS बैंगलोर जा रहा हूँ, ठीक है। रैंक अच्छी है, स्कोर अच्छा है, सब कुछ सही है। तो जब रिजल्ट आया तो वो पीछे की जो सारी जर्नी थी वो वापस घूम के आई होगी दिमाग में सारी। तो उस वक्त पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? लाइक मेरे पेरेंट्स ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, उनको ऐसा था इसका कुछ नहीं होगा, और मेरे को ऐसा था कि हाँ कुछ तो हो ही जाएगा। वैसे मैंने स्कोर कैलकुलेट किया था, जब फाइनल आंसर ये 95 था तो घर वाले खुश हुए थे कि हाँ बहुत अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि हाँ बैंगलोर मिल रहा है अपन को इस रैंक, तो पापा और भी खुश थे कि वाह, मतलब पापा ने बहुत एफर्ट्स किए। लाइक मेरे पापा मेरे को रोज छोड़ने आते थे, और मेरी मम्मी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होया हुआ है तो वो मेरे लिए काम करते थे पूरे घर का। और मेरे को मतलब 8 to 10 स्टडी एक मेरे लिए मतलब एक चैलेंजिंग था, तो घर पे वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा मेरे को पढ़ाई के लिए, उसमें काफ़ी हेल्प किया। तो उन लोगों को ऐसा था कि हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। चलिए, तो ये जर्नी जो है आपकी, जो ये आपने बताया, ये बहुत इंस्पिरेशनल रहेगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू कविश यहाँ आने के लिए। और एक बात है, कविश स्मार्ट तो हो गया है ना, जैसे जैसे रिजल्ट आया है, अब NLS जाने का टाइम आ रहा है तो कविश स्मार्ट होता जा रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर सो मच।